सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत कभी नहीं छोड़ती उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन 10वां हम लोगों का चल रहा है, जिसका नाम है अंदाज पत्र। अंदाज पत्र के अंतर्गत अब तक हमने जो अलग अलग जानकारी प्राप्त की उसका परिचय मैं आपको दे दूं तो सबसे पहले अंदाज पत्र का अर्थ कि देश की सरकार के द्वारा आने वाले वर्ष के लिए आय और खर्च का जो अनुमानित आंकड़ा के पत्र तैयार किया जाता है उसे अंदाज पत्र कहते हैं। उसके अंतर्गत अंदाज पत्र का अर्थ उनके अंतर्गत आने वाली विभिन्न जानकारी, अंदाज पत्र के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसके बाद अंदाज पत्र के उद्देश्य, उसके बाद अंदाज पत्र के दो प्रकार, संतुलित अंदाज पत्र और असंतुलित अंदाज पत्र। संतुलित अंदाज पत्र के अंतर्गत उसका लाभ और हानि और उसका अर्थ। असंतुलित अंदाज पत्र के दो प्रकार, घाटे और बचत का अंदाज पत्र, उसमें भी घाटे के अंदाज पत्र का लाभ हानि और बचत के अंदाज पत्र के लाभ हानि के बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद अंदाज पत्र के जो खाते हैं, महसूली खाता और पूंजी खाता, उसके बारे में भी हमने देखा। उसके बाद भारत की 3 त्रिस्तरीय सरकार के द्वारा जो अलग अलग प्रकार का अंदाज पत्र तैयार किया जाता है उसका उदाहरण भी हमने देखा। उसमें केंद्र सरकार का अंदाज पत्र देखा। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत होने वाला अंदाज पत्र हमने देखा। और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अंदाज पत्र भी हम लोगों ने देख लिया। स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत म्यूनिसिपैलिटी का भी अंदाज पत्र हमने उदाहरण के तौर पर देख लिया। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पंचायत के कार्य और आय के स्रोत। पहले तो सबसे पहले पंचायत का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि 5 व्यक्तियों की सभा या समूह अर्थात पंचायत, के 5 व्यक्तियों का समूह की सभा अर्थात पंचायत। भारत में स्थानीय शासन में निर्णय प्रक्रिया का यह ढांचा वर्षों पुराना, मतलब दूसरा मुद्दा कि पंचायत पद्धति भारत की सबसे पुरानी पद्धति मानी जाती है। उसी क्रम में आगे जाओ तो भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने गांव के लिए विकास और सामाजिक न्याय की योजना बना सकती है। मतलब पहला पंचायत का अर्थ, दूसरा इसका ढांचा सबसे प्राचीन है, तीसरा प्रत्येक भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत को अपने गांव का विकास करने का और अपने सामाजिक न्याय की योजना का गठन करने का अधिकार है। आगे का चौथा मुद्दा, पंचायत में ग्राम सभा द्वारा ही तमाम प्रकार के निर्णय होते हैं और राज्य की वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायत को फंड दिया जाता। फंड मतलब अनुदान। पंचायती राज कानून ने पंचायतों को मौद्रिक रूप से अधिक मजबूत किया, मतलब अनुदान देकर राज्य सरकार ने पंचायतों का ढांचा मजबूत बनाने का प्रयत्न किया। केंद्र सरकार स्वयं ही पंचायत के खाते में विकास कार्यों के लिए सीधा, मतलब राज्य सरकार तो मदद करती ही करती है, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी पंचायत को आर्थिक रूप से सहयोग करती है। पंचायत के मुख्य आय के साधनों में 3 आय के साधन हैं। एक, संविधान द्वारा
मान्य और राज्य सरकार ने मंजूरी दी हो ऐसे स्थानिक कर और दंड की रकम, मतलब जो कर गांव में सरकार ने पंचायतों को अधिकार दिया है वो कर या तो दंड की रकम उसका आय बनती है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा पंचायत को प्राप्त होने वाला अनुदान, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा जो उसको मतलब सहायता मिलती है वो अनुदान उसकी आय बनती है। और तीसरा, राज्य की ओर से विभिन्न योजनाओं के अमल हेतु पंचायतों को दी जाने वाली मौद्रिक रकम को भी उनका आय का स्रोत माना जाता है। पंचायतों के अलग अलग कार्य हमने मतलब पहले पंचायत का अर्थ देखा, फिर पंचायत के साधन देखे, अब पंचायत के कार्य क्या क्या काम करती है। तो कि पंचायत मूलभूत रूप से 1 सार्वजनिक सफाई, 2 सार्वजनिक स्वास्थ्य, 3 पानी की सुविधा, 4 सड़क मार्ग की सुविधा आदि के लिए कार्य करता है। 3-4 प्रकार के कार्य पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। उसी क्रम के अंतर्गत आगे का टॉपिक है आप लोगों का अंदाजपत्र के घाटे के प्रकार। अब घाटे के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि घाटे का अंदाजपत्र होता क्या है कि जब वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आने वाली आय कम हो और वित्तीय वर्ष में होने वाला खर्च जब अधिक हो तो उस समय सरकार को जो घाटा होता है उसको घाटे का अंदाजपत्र कहा जाता है। वो घाटे के अंदाजपत्र के मुख्य जो अलग अलग प्रकार है उसमें पहला प्रकार है महसूली घाटा। अब ये महसूली घाटा होता क्या है सर? तो महसूली घाटे के अंतर्गत की यदि बात करूँ तो अंदाजपत्र में महसूली आय की तुलना में जब महसूली खर्च अधिक हो, मतलब अंदाजपत्र का जो ढांचा आपने देखा उसमें जब महसूली आय है वो कम हो और उसमें होने वाला महसूली खर्च जब अधिक हो जाए तो उसको महसूली घाटा कहा जाता है। इस प्रकार का घाटा यह दर्शाता है कि सरकार के चालू खर्च चालू आय की तुलना में अधिक है। उदाहरण आप लोग मन से लिख सकते हो परिभाषा के साथ कि भाई महसूली खर्च मानो के 500 करोड़ हुआ और महसूली आय केवल 200 करोड़ हुई। आगे उसी क्रम में 2 मुद्दे हुए, सूत्र लिख सकते हैं। सूत्र देखो नीचे वहाँ पर लिखा है कि महसूली खर्च माइनस महसूली आय बराबर महसूली घाटा। और व्यावहारिक दृष्टि से या तो हिसाब की दृष्टि से ऐसा घाटा अर्थतंत्र की नीची कार्यक्षमता को दर्शाता है। मतलब 4 मुद्दे लिखने, परिभाषा, सूत्र, उदाहरण और इसकी विशेषता, ये अर्थतंत्र की निम्न स्थिति दर्शाता है। नंबर उसी क्रम के अंतर्गत जाओ तो अंदाजपत्रीय घाटा क्या होता है सर? अंदाजपत्रीय घाटा, अंदाजपत्र में 2 खाते होते हैं, महसूली खाता और पूंजी खाता। तो उसकी परिभाषा क्या बनेगी सर कि जब महसूली और पूंजी खाते की आय की तुलना में महसूली और पूंजी खाते की कुल आय की तुलना में महसूली और पूंजी खर्च अधिक हो, मतलब संपूर्ण खाता महसूली विभाग की आय और महसूली विभाग का खर्च उन दोनों की तुलना करने पर जब खर्च अधिक हो तो उसके द्वारा जो घाटा होता है उसको अंदाजपत्रीय घाटा कहता है। उसका सूत्र नीचे दिया है कि महसूली और पूंजी खर्च माइनस महसूली और पूंजी आय। उदाहरण मन से लिख सकते हो। और केंद्र सरकार अंदाजपत्रीय घाटा पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से क्या करती है? ऋण लेती है, जिसे घाटे की अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। इस प्रकार 2 घाटे के प्रकार आज हमने देखे, महसूली घाटा और अंदाजपत्रीय घाटा। बाकी का जो घाटा है राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, उसकी असर उसके बारे में देखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।